नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास डांगिया। दर्शकों, आपके सवाल, आपके सुझाव आज हमें अपने स्टूडियो से बाहर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आए हैं, जहाँ पर हम अपनी वास्तु और फंक्शू एक्सपर्ट पल्लवी चिलावाड़ा जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान किन किन चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए। ख़ास तौर पर जैसा कि कहा जाता है कि घर की नींव सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो इस नींव के बारे में हम अपनी वास्तु और फंक्शू एक्सपर्ट पल्लवी चिलावाड़ा जी से बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, नमस्कार। दर्शकों, इस अंक में आप हमें इस साइट पर देख करके हैरान हो रहे होंगे कि हम क्यों यहाँ पर हैं। दरअसल हम आपके सुझाव, आपके प्रश्नों को लेकर के यहाँ हाजिर हुए हैं। पल्लवी जी, इस घर की ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, जाहिर है उसके लिए हमें हार्ड हैट्स पहनने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन बूट्स पहनने पड़ेंगे। हम ऊपर के लेवल पे तो नहीं जा रहे हैं। इस लेवल पे नींव जो होती है घर की, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वास्तु क्या कुछ कहता है उसके बारे में? जैसे जनरली जब वास्तुशास्त्र के बारे में बात होती है तो सब लोग जानते हैं कि वास्तु कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट है। बहुत से लोगों को इस तरह की कुछ गलतफहमी रहती है कि इंडिया में वास्तु के हिसाब से घर बनाना बहुत आसान है, बट यूएस के अंदर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रूल्स लगते हैं, ये रूल्स लगते हैं, इस तरह की चीज़ें दिमाग में रहती है। जी, इसीलिए अमूमन बने बनाए घर ले लेते हैं। जी, बने बनाए घर ले लेते हैं। बट अगर आप देखना चाहें, मैं काफ़ी सालों से इस लाइन में काम करती हूँ, यहाँ पे भी आप अपने वास्तु के हिसाब से जितना सुंदर आप इंडिया में अपनी हर ज़रूरत के हिसाब से घर बना सकते हो, उतनी ही आसानी से आप यूएस में भी बना सकते हो। और वही बात समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बेसिक साइट के ऊपर हूँ, जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि अगर आप नया कंस्ट्रक्शन खुद करना चाहते हो और घर नए तरीके से लॉट लेकर बनाना चाहते हो, तो लॉट लेने से पहले आपके लिए क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हो सकती है, किन चीज़ों को सोच के आपको लॉट की पसंदगी करनी चाहिए, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। जी, मेरे ख्याल से शुरुआत आपके हाथ में कंपस है जी। तो कंपस का क्या इस वक्त क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? अभी फ़िलहाल हम लोग जिस साइट पे खड़े हुए हैं, उस साइट को देखकर ये कंपास अभी ये कहता है कि ये साइट आपकी जो है ये कि ईस्ट फेसिंग लॉट है। जी। तो जो लोग ये घर बनवा रहे हैं, शायद उनका ईस्ट बहुत अच्छा है उस परिवार का, और वो चाहते हैं कि सूर्य की किरणों के मिलने वाली नेचुरल एनर्जी इस मकान को मिलती रहे, तभी उन्होंने पूर्वाभिमुख घर को चुना हुआ है। और कोई भी वास्तु के हिसाब से जब आप लॉट लेना चाहते हो तो पहले आपको दो बातों का ख्याल करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि लॉट की जो डायरेक्शन है वो आपके हिसाब से आपके अनुरूप है या नहीं है। जी, जी। हर आदमी के लिए अलग अलग दिशा सूटेबल होती है। कोई भी कॉमन लॉजिक को पकड़ के आप लॉट चूज़ नहीं कर सकते हो कि भाई नॉर्थ ही बहुत अच्छा है, साउथ ही बहुत बुरा है, या ईस्ट ही बहुत अच्छा हो सकता है। आपके परिवार के सारे लोगों को, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, सब लोगों को मिला के आम तौर पे घर में कितने लोग रहने वाले हैं उसको देख के ये तय किया जाता है कि उसमें से कितने लोगों के लिए जो फेसिंग आप घर बनाओगे और वो जो दिशा है वो आपको सूट करती है कि नहीं करती है। तो लॉट के ऊपर अगर आपने ये चूज़ किया कि ईस्ट आपकी सबसे पावरफुल डायरेक्शन है, और अगर आप ईस्ट फेसिंग घर लेना चाहते हो तो ईस्ट के लॉट देखने के बाद दूसरा तरीका आता है कि आप उस लॉट को लेने से पहले जमीन के अंदर आप क्या चीज़ देखोगे, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। पल्लवी जी, इससे पहले आप जमीन के ऊपर हम या ज़मीन की मिट्टी के बारे में हम बात करें। जी। मैं चाहता हूँ इस लॉट को अगर आप देख रहे हैं तो इस लॉट के बारे में बात करें कि ये लॉट की जो शेप है वो भी कहीं ना कहीं, मुझे याद है कि पिछले कुछ अंकों में हमने बात करी थी कि लॉट भी बहुत शेप भी बहुत मैटर करता है। ये शेप कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर सी शेप लग रही है। क्या कहेंगे इस शेप के बारे में? आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो एग्जिस्टिंग लॉट यहाँ का बना हुआ है वो लॉट किसी और शेप का बना हुआ था। आप ये कह सकते हो कि इट्स अगेंस्ट वास्तु था। बट अगर आप नए तरीके से कंस्ट्रक्शन करना किसी लॉट में चाहते हो तो आप उसका शेप अपने हिसाब से, अगर आपको शुरुआत से मौका मिलता है तो आप अपने हिसाब से उसको ज़रूर बना सकते हो। तो ज़्यादातर लॉटों को कई बार हम रिजेक्ट कर देते हैं ये सोच के कि उसका शेप ठीक नहीं है, उसके अंदर ये बात नहीं है। बट अगर हम शुरू से बना रहे हैं तो वो लॉट के शेप को बदलना हमारे हाथ में होता है। तो पहले ये 100% रेक्टेंगुलर शेप के अंदर डिज़ाइन किया गया है, और वास्तु का एक नियम है कि कोई भी विड्थ जो होती है उससे उसकी लेंथ जो है वो दुगनी, 3 गुनी कि 4 गुनी नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इस लॉट की जो विड्थ है
उसकी साइज़ के अलावा उसकी जो लेंथ है वो 3.5 गुनी से ज़्यादा लंबी है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जब अगर आप शुरुआत से कंस्ट्रक्शन करके लॉट बनाते हो तो इसके बीच वाले एरिया में एक कॉपर का सुंदर सा तार डाला जाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन का लेवल जितने फ्लोर तक होगा उतने फ्लोर तक उस तार का इस्तेमाल किया जाता है जी। जिसकी वजह से एनर्जी फोर्स जब मकान में एंटर होता है और अगर उस फोर्स को इक्वल घूमने के लिए स्पेस नहीं मिलती है तो फोर्स इम्बैलेंस हो जाता है जी। तो वो प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लेवल को बैलेंस करने के लिए वास्तु के अंदर ये फॉर्मूला दिया गया है कि जिसकी वजह से आप फोर्स को इक्वल मात्रा में 2 हिस्सों में डिवाइड करके इक्वली उसको बैलेंस कर सको। जी जी, बहुत अच्छी बात। दर्शकों, पल्लवी जी से इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाइएगा नहीं। हम यूं गए और यूं आए, और आते ही पल्लवी जी से यहाँ की जो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आ रही है, कंस्ट्रक्शन साइट की जो मिट्टी की खुशबू आ रही है, उस मिट्टी के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या कुछ खास अहमियत रखती है ये सब चीज़ें। जाइएगा नहीं और आनंद लीजिए वास्तु लिविंग का। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज हम वास्तु लिविंग में अपनी फंक्शुई और वास्तु एक्सपर्ट पल्लवी छेलावाड़ा जी के साथ एक घर की कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं, जहां पर हम उनसे घर की जब नींव रखी जा रही है, मैं कहूँगा कि लोअर ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनसे कुछ अहम पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अमूमन ऐसा होता है कि लोग बाग आर्किटेक्ट्स तक तो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट को कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे हम खड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले इस बात पर जोर दें आप कि क्यों ज़रूरी है वास्तु कंसल्टेंट का कंस्ट्रक्शन के समय से ही इन्वॉल्व हो जाना। जिस तरह से घर के अंदर आप कोई फूड बनाते हो आम तौर पे, और वही चीज़ अगर आप रेस्टोरेंट या होटल में खाते हो तो उसमें उसकी प्रेजेंटेशन के वक्त, मतलब उसके डेकोरेशन के साथ जब वो डिश आपको मिलती है तब वो काफ़ी सुंदर बन जाती है। उस प्रोफेशनल स्टेज पे उसमें कुछ खास बात आ जाती है। जहाँ पे भी प्रोफेशनल इन्वॉल्व होता है, चाहे किसी भी विषय में हो, तो वो चीज़ आम तौर पे ज़्यादा इंटरेस्टेड बन जाती है, ज़्यादा परफेक्शन उसके अंदर आ जाता है। वास्तु जो है वो कंस्ट्रक्शन का विषय है। आर्किटेक्चर एक बिल्डिंग खड़ी करता है, बट वास्तु कंसल्टेंट उसके अंदर, ये वास्तु एक आर्ट है, तो उसको एक तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिसकी वजह से प्रकृति के जो बेसिक यूनिवर्सल लॉ है इस अर्थ पे कोई भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग को बनाते वक्त, तो वो उन चीज़ों का, नेचर के साथ रिलेटेड एलिमेंट्स का कंस्ट्रक्शन के दौरान हर जगह पे वो इस बात का ध्यान रखता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे भी कहीं कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है, कहीं कोई नेचुरल एलिमेंट की एनर्जी इन लोगों को ना मिल पाए, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक वास्तु का अगर उसमें आर्ट जुड़ जाता है तो उसकी वजह से वो चीज़ जो होती है उसमें बहुत 100% परफेक्शन आ जाता है जी। इसीलिए कोई भी कंस्ट्रक्शन के वक्त अगर वास्तु कंसल्टेंट का उसमें इन्वॉल्व होने से उस स्ट्रक्चर की लाइफ बहुत अच्छी बन जाती है, लंबे अरसे तक वो जगह आदमी को सुख शांति प्रोवाइड करती है जी। पल्लवी जी, मैं चाहूँगा कि आप क्यों ना इस ओर आएँ और हमें ये बताएं कि आइए और हमें ये बताएं कि मिट्टी जो है, जो जिससे इसकी नींव रखी जा रही है, वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर क्यों खास तवज्जो, खास जोर देना चाहिए जी। जैसे अभी आप इस लॉट के अंदर देख रहे हैं, तो वास्तु के अनुसार जब कोई भी चीज़ के नए कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है तो मिट्टी के 5 अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, उसकी 5 अलग अलग तरह की खुशबू होती है। मिट्टी जो होती है वो बहुत ही आइवरी क्रीम जैसे लाइटर शेड की होती है, सफ़ेद कलर की होती है, काले रंग की होती है, डार्क ब्राउन होती है, अलग अलग तरह के कलर्स की होती है। जिस तरह से आप अपने ब्लड टेस्ट के लिए अलग अलग टेस्टिंग के लिए आप मशीन का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही हम मिट्टी के वाइब्रेशन के लिए कुछ टेस्टिंग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं कि जिससे हमें ये पता चलता है कि आने वाले वक्त के अंदर आपको इस जगह पे घर बनाना चाहिए, रेस्टोरेंट बहुत अच्छी हो सकती है, यहाँ पे मंदिर बहुत अच्छा हो सकता है, या इस जगह के अंदर आप एक ऐसा कॉमर्शियल प्लेस बना सकते हो जो यार्न इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ जुड़ा हुआ हो। ये मिट्टी अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग 5 कलर के हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए सूटेबल होती है। जब नए तरीके से आप घर बनाना चाहते हो तब उसके लिए हम लोग सबसे पहले मिट्टी का टेस्टिंग करते हैं, और वो मिट्टी 1.5 से 2 फुट के अंदर के खड्डे करके वहाँ से डिग करके
आप लॉट में से लेकर वास्तु कंसल्टेंट को भेज सकते हो और उसके टेस्टिंग किए जाते हैं, जिसके हिसाब से आने वाले वक्त में उस लॉट के वाइब्रेशन पता चलते हैं कि किस तरह के रहेंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्राउन कलर की मिट्टी आपको देखने को मिल रही है। ये काली नहीं है, सफ़ेद नहीं है। आप पांचों मिट्टी को अगर एक साथ रखते हो तो आपको उनका फ़र्क तुरंत पता चल जाएगा जी। बट ऐसे टेस्टिंग के लिए कभी भी लॉट के ऊपर की मिट्टी आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा आसपास का कचरा, डस्ट सब इकट्ठा हो जाता है जी। मिट्टी, उस लॉट की रियल मिट्टी कैसी है वो जानने के लिए आपको 1.5-2 फुट अंदर जाके वहाँ की टेस्टिंग करने से पता चलता है कि इसके वाइब्रेशन कैसे रहेंगे। जी पल्लवी जी, क्योंकि अभी हम ईस्ट कोस्ट में हैं, यहाँ पर न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया में हैं, यहाँ के मिट्टी का रंग क्योंकि मैं ये कहूँ कि भी ईस्ट कोस्ट में जैसे स्नो पड़ती है जी, मॉइस्चर थोड़ा सा अलग तरह का होता है, वेदर कंडीशंस अलग होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, तो क्या मिट्टी का भी उसी वजह से उस तरह का आकार या रंग होता है बिनिस्बत जैसे मिट्टी लॉस एंजलिस में हो या लास वेगस की तरफ हो, वेस्ट कोस्ट में अलग तरह की होगी और फ्लोरिडा में अलग तरह की होगी? क्या ये बात इस तरह की चीज़ आपने पाई है क्या? ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार हर स्टेट के वाइज मिट्टी के कलर अलग अलग नहीं होते हैं। मिट्टी के कलर जनरली सिर्फ स्टेट पे ही डिपेंड नहीं है, और बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिसकी वजह से मिट्टी के कलर्स डिफरेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर आप इंडिया के बारे में बात करो तो इंडिया के अंदर अगर आप सूरत में मिट्टी देखेंगे तो वो मिट्टी ज़्यादातर ब्लैक रंग की होती है, उसमें एक तरह का चिकनापन होता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कॉटन इंडस्ट्री रिलेटेड, कपड़े के साथ रिलेटेड लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस देखने को मिलता है। वही सेम फार्मूला अगर आप सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया पार्ट में अगर आप देखने को मिलती है तो वहाँ पे मिट्टी के टेस्टिंग जितने भी आम तौर पे बाकी लोगों के किए गए हैं उसमें वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। पूरे यूएस के अंदर ज़्यादातर मिट्टी जो है वो लाइट ब्राउन शेड और वाइट शेड के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी आपने फ्लोरिडा वगैरह के बारे में बात की थी। मिट्टी के कलर्स के अंदर वाइट कलर की मिट्टी वास्तव में ये माना जाता है कि ऐसे कलर की मिट्टी जितना भी उसका लाइट ब्राउन कलर्स हो वो किसको सूट करेगी वो जानने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वाइट मिट्टी ज़्यादातर हर आदमी को सूट करती है और हर तरह का काम उसके ऊपर आप कर सकते हो। बट उसके अलावा जो कलर्स होते हैं उसमें फिर काफ़ी तरह की डेफिनेशन दी गई है कि किस तरह के बिजनेस आप उस पर करना चाहते हो। जी चलिए अब हम इस लॉट के और अंदर के हिस्से में चलते हैं, भीतर चलते हैं और पल्लवी जी से जानते हैं कि और किन किन चीज़ों को वास्तु कंसल्टेंट गौर करता है, सिग्निफिकेंस देता है, इम्पोर्टेंस देता है कंस्ट्रक्शन के समय। आइए पल्लवी जी। पल्लवी जी, और इस साइट में हम जो रेक्टेंगुलर प्लॉट में हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो वास्तु कंसल्टेंट गौर करता है? जैसे अगर आप ये लॉट को जब पसंद करते हो तो आपने सबसे पहले उसका शेप देखा, उसके बाद लॉट के अंदर जो यूटिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे लॉट के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है, इसका सीवर ड्रेनेज आउटलेट कहाँ से, इसके इलेक्ट्रिकल पैनल्स कहाँ पे है, वो अगर आपको शुरू से पता हो तो वो सब चीज़ें पहले पता करने के बाद ही लॉट का सिलेक्शन आपको करना चाहिए। क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं कि लॉट खरीदने के बाद आपको वो चीज़ वहीं से मिलनी है और अगर फिर आप उसको बदलना चाहते हो तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। और वास्तु प्रोस्पेक्ट से ये सारी चीज़ों का बहुत ही मेजर अच्छा या बुरा होना माना जाता है। तो पहले इसकी जानकारी होने के बाद अगर आप लॉट की पसंदगी करते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, मुझे याद है कि ख़ास कुछ अंकों में जब हम रेजिडेंशियल के घरों के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा था कि भी कुछ इलेक्ट्रिकल पैनल्स की पोजीशनिंग कहाँ होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में हम लोग इलेक्ट्रिकल चीज़ें जैसे वॉशिंग मशीन और ये तमाम चीज़ें जहाँ रखते हैं ये बहुत मायना रखता है कि भी और ख़ास तौर पे गैस लाइंस बहुत मैटर करती हैं, जहाँ पर हम अपने कुकिंग गैस रेंज कहाँ प्लेस करते हैं, किचन कैसे रखते हैं। मैं चाहूँगा इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा उस बात पर आप और रोशनी डालें हमारे दर्शकों के लिए। जैसे अगर आप इस तरह के अंडर कंस्ट्रक्शन लॉट को लेते हैं तो इनकी शुरुआत ऐसी है कि आप जहाँ पे एंटर होते हो तो ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयरकेस मिलेंगे और उसके साथ उसका गैरेज मिलता है। लेकिन घर का जो पीछे वाला हिस्सा है ये रेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से, रेंट देने के हिसाब से सोच के बनाया जा रहा है। तो अपने आप घर के ऑनर की अपनी चीज़ और किसी और को देने के लिए दो चीज़ों को इन्होंने अपने आप डिवाइड कर दिया है ताकि उन्हें ये शेप के प्रॉब्लम्स को फेस करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है।
ये मकान को बहुत ही सुंदर ढंग से खास तरीके से बनाया जा रहा है, जिसके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को एक दूसरे के साथ डबल हाइट करके कनेक्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से 2 फ्लोर होने के बावजूद भी उसकी इफेक्ट एक ही फ्लोर की रहती है जी। और नीचे वाला हिस्सा जो कि ये लंबा पड़ता है, तो विदाउट रेमेडी बेस पे इसको ठीक करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से इस लॉट को 2 हिस्सों में सुंदर से डिवाइड कर दिया है। अब रही बात यहाँ पे एंट्रेंस पे जो गैरेज पोजीशन इन्होंने रखी है, उसकी पोजीशन भी यहाँ पे इस तरह से बनाई गई है कि घर का ओनर अगर कार पार्क करता है, उसके बाद स्टेयरकेस से वो अपने मुख्य घर में पहुँचता है, तो दोनों वक्त उन्हें एक ही दिशा की डिग्री और सिमिलर पोजीशन, जो कि उनके लिए दोनों बेनिफिशियल दिशाएं हैं, वो अपने आप मिले, उस चीज़ का इस घर को बनाते वक्त खास ख्याल रखा गया है। जी पल्लवी जी, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दर्शकों इस घर के फ्रंट को देखेंगे, फ्रंटल पोजीशन के बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ इस बात का हमें दोनों को भरोसा है कि आप कहीं ना कहीं इससे जुड़ पा रहे होंगे। बहुत से दर्शकों की ईमेल्स और फैक्सेस भी आई हैं जहां पर वो नए घर को खरीदते वक्त सोच रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करते वक्त सोच रहे हैं कि किन किन चीज़ों पर गौर करें। उन ईमेल्स और फैक्सेस को भी हम कार्यक्रम के उस पहर में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक। आप जाइएगा नहीं और देखते रहिए वास्तु लिविंग। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज इस अंक में हम एक रेजिडेंस के कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं, जहां पर हम अपनी वास्तु और फंक्शु एक्सपर्ट पल्लवी छिलावाड़ा जी से कंस्ट्रक्शन के समय वास्तु कंसल्टेंट की क्या अहमियत है और किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए उस पर बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक से पहले दोपहर में हम घर के भीतर थे, जहां पर हमने अपनी कंसल्टेंट से जाना कि किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, और अब हम इस घर के एक्सटीरियर फ्रंट लोकेशन पर हैं। आइए पल्लवी जी से जानते हैं कि फ्रंट क्या कुछ कहता है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। घर के एक्सटीरियर के आगे खड़े हैं हम, फ्रंट के आगे खड़े हैं। वास्तु क्या कहता है इस कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में? जैसे अभी हम जब लॉट के अंदर थे तब हमने बात की कि ये ईस्ट फेसिंग पूर्वाभिमुख लॉट है। आप इसकी फ्रंट साइड देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे लॉट के फ्रंट साइड में कोई भी तरह के हर्डल नहीं है। आप ट्री वगैरह देखते हैं तो ये यहाँ के राइट हैंड साइड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह यहाँ पे पोल वगैरह लॉट के लेफ्ट में चले जाते हैं, तो इनकी फ्रंट जो है वो बिल्कुल क्लियर है, जो कि ईस्ट फेसिंग घरों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है जी। शुरुआत में हमने जब बात की थी कि यहाँ पे गैरेज और स्टेयरकेस की पोजीशन इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब कभी वो कार वहाँ पे पार्क करने के बाद अगर मकान के अपने घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो दोनों वक्त उनको डिग्री जो कि ईस्ट फेसिंग पर्सनालिटी को होनी चाहिए, वो करेक्ट पोजीशन की डिग्री उनको मिलती है। जी, इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, टिप ऑफ द वीक क्या है? अगर आप कोई नया घर बनाना चाहते हो तो अपने लॉट के साथ साथ उस लॉट से रिलेटेड बाकी सब चीज़ों में आप मिट्टी के बारे में, उसके शेप के बारे में और आपकी अपने लिए कि क्या दिशा सूटेबल है, ये तीनों जानकारी बाद ही आप नया घर खरीदने के बारे में सोचिए, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो दर्शकों, ये था आपका टिप ऑफ द वीक। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन घर पर अभी रूफ नहीं डला है। घर की इस और मैं देख रहा हूँ कि लिविंग रूम है और ऑन माय लेफ्ट किचन की पोजीशनिंग की गई है। घर क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हम अभी इसके सेकंड फ्लोर पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ओनर्स से हमने रिक्वेस्ट करी है कि जब सेमी फिनिश्ड पोजीशन में घर होगा तो हम एक बार फिर आएंगे और फिर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किन किन चीज़ों को गौर करते हुए इस घर का वास्तु अनुसार प्लानिंग की गई है और उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। फिलहाल आइए आपके ईमेल्स और फैक्सेस को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पल्लवी जी, जो पहला मैं ईमेल ले रहा हूं वो हमें अंतरप्रीत कौर जी ने लिखा है। वह लिखती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव शो, आई वॉच इट रेगुलरली। रिसेंटली आई ओपन माई न्यू रेस्टोरेंट ईस्ट फेसिंग। कुदरती बात है कि ये घर भी ईस्ट फेसिंग है, लेकिन यहाँ पर वो अपने रेस्टोरेंट के बारे में बातचीत कर रही हैं। वह लिखती हैं, विच इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल, प्लीज़ डू गिव मी टिप्स रिगार्डिंग इट, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। जैसे रेस्टोरेंट के बिज़नेस के बारे में अभी हमने फार्मेसी के बारे में बात की थी, वैसे ही रेस्टोरेंट बिज़नेस के अंदर हमेशा फायर की पोजीशनों को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है,
क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस इज़ रिलेटेड विद फायर। तो अगर ये दशा की प्रॉब्लम शायद इसकी वजह से रेस्टोरेंट के लिए हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर 90% लोगों को रेस्टोरेंट बिज़नेस के लिए साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन ज़्यादा सूट करती है। बट ये बात इनकी, जिनकी ये रेस्टोरेंट है, उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है कि उनके लिए ईस्ट अच्छा है कि बुरा है। तो नुकसान होने की एक वजह दिशा का सूट नहीं होना हो सकता है। दूसरी बात ये रहती है कि आप अपनी रेस्टोरेंट के अंदर जो भी आपका इलेक्ट्रिकल पैनल पोजीशन और आपने जो किचन इस्तेमाल किया है उसकी दिशाएं चेक करिए। मुझे लगता है कि आपके किचन की पोजीशन साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में होने से रेस्टोरेंट बिजनेस को डेफिनेटली हर्ट होता है और ऐसी चीज़ों में नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप अपने घर का रेस्टोरेंट का प्लान और अपने घर के लोगों की डिटेल भेजेंगे जो कि रेस्टोरेंट के कॉरपोरेशन में उनके नाम है, तो उससे पता चल सकता है कि इसके लिए आइडियल सोल्यूशन क्या होना चाहिए। पल्लवी जी, जो अगला ईमेल मैं ले रहा हूँ वो हमें रोहित सचदेवा जी ने लिखा है और वो लिखते हैं कि आई हैव अ जनरल क्वेश्चन। आई हैव सम डेड ट्रीज इन द पास्ट 5 months or so. Having dead trees, is that a bad sign? Should I just get it removed? मुझे लगता है कि अपने घर, ये ओक्लाहोमा से रोहित सचदेवा जी ने हमें ईमेल लिखा है। क्या कहेंगी रोहित जी के लिए? रोहित जी, कोई भी पेड़ अगर ड्राई फॉर्म में है या डेड फॉर्म में है तो उससे यन एनर्जी और शाची एनर्जी क्रिएट होती है, उसको वास्तव में शुभ नहीं मानते हैं। 4 बजे के बाद जब सूरज की पोजीशन बदल जाती है और सूरज वेस्ट में चला जाता है और उस पेड़ का रिफ्लेक्शन जब आपके मकान के ऊपर होता है तो उससे पूरे मकान के अंदर भी एक डेड एनर्जी क्रिएट होती है। तो ऐसी जगह के अंदर, घर के अंदर एक तरह की शांति कम देखने को मिलती है, मकान में थोड़ी अशांति, उद्वेग रहता है और लाइफ जो होती है वो हमेशा अप एंड डाउन वाली रहती है, इम्बैलेंस रहती है। अगर किसी वजह से उस पेड़ को आप निकाल सकते हो तो ज़रूर निकालना चाहिए। दूसरा, पेड़ को काटने से हमेशा वास्तुदोष क्रिएट होता है, तो जो पेड़ को अगर वहाँ से आप निकाल रहे हो उसके साथ साथ आपको कहीं और जगह पे जाके भी 2-3 पेड़ ज़रूर डालने चाहिए। पल्लवी जी, जो अगला ईमेल मैं ले रहा हूँ वो हमें कुलविंदर संधू जी ने लिखा है और कुलविंदर जी ने कार्यक्रम की बहुत सारी तारीफ़ करी है और तारीफ़ करने के बाद उन्होंने लिखा है कि आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग बाइंग अ हाउस। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है November 7th, 1965 और अपने हस्बैंड का नाम अमरजीत सिंह, डेट ऑफ बर्थ March 1st, 1961, अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ और अपने दूसरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ, तमाम परिवार के सदस्यों की डेट ऑफ बर्थ दी है। उनका सवाल ये है कि वी सॉ अ हाउस, I do not have the real plan but directions I am telling right here. वो लिखती हैं कि जो घर जो है वो वेस्ट फेसिंग है, किचन इज़ इन नॉर्थ ईस्ट एंड फैमिली रूम इज़ इन साउथ ईस्ट, फायर प्लेस साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, स्टोव जो है इट इज़ इन द नॉर्थ इन द किचन और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि लॉन्ड्री रूम जो है वो नॉर्थ में है। तो घर के तमाम पहलुओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रिकल पैनल उन्होंने लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट में है, वाटर हीटर साउथ ईस्ट में है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपने अपने परिवार की जो डिटेल भेजी है उसके हिसाब से आपके हस्बैंड के लिए वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से मकान ईस्ट फेसिंग होना चाहिए और राइट नाउ आपका अगर वेस्ट फेसिंग है तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर और कोई तरीके से आप एंट्रेंस पोजीशन के अंदर कुछ डिग्री बदलकर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। कई बार डिग्री की पोजीशन चेंज करने से एनर्जी का लेवल आप चेंज कर सकते हो, जो प्रैक्टिकल साइड देखकर ज़्यादा पता चल सकता है, या प्लान पेपर भेजोगे तो मैं आपको उसके दूसरे अदर ऑप्शन हो सकती हूँ। अगर ग्राउंड लेवल की प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी में सीधे अंदर जाने के बाद पीछे से एंट्री करना चाहो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। दूसरे केस में आपने जो बताया है इसमें इसके हिसाब से 2 वास्तु दोष साफ दिखाई देते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपके इलेक्ट्रिकल पैनल है वो गलत है और मकान की एंट्री मकान के ऑनर को सूट नहीं करती है। तो अगर आपके पास ये घर नया ख़रीदना है तो शायद आप ईस्ट फेसिंग घर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा डिटेल आपको मैं ईमेल भी कर सकती हूँ। दर्शकों, हमारे पास ईमेल है उषा खुम्बानी जी की, डॉक्टर पिंकी शाह की, नरेश जिंदल जी की, तमाम मैकवान जी की। तमाम ईमेल्स को हम अपने अगले अंक में शामिल करेंगे। फ़िलहाल वास्तु लिविंग का आज का अंक अब हम यहीं संपन्न करते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से किसी विषय पर बातचीत करें तो निसंकोच आप हमें लिख सकते हैं vastu@TV Asia। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक को अब हम यहीं संपन्न करते हैं और अगले अंक में एक नई लोकेशन, एक नए विषय पर हम पल्लवी जी से फिर से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। वास्तु में मैं काफ़ी विश्वास रखता हूँ, क्योंकि वास्तु जो है वो हमारे इंडिया की बहुत पुरानी शास्त्र है मतलब,
और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ से ही वास्तु जो है वो चाइना भी गया है, जो फेंगशुई के नाम से जाना जाता है। और पहले के ज़माने में वास्तु के हिसाब से पूरा नगर बनता था। राजा महाराजा पहले वास्तु के हिसाब से पूरे नगर बनाते थे, ये भी मैंने किताबों में पढ़ा था पहले। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आदमी अपना घर बनाए वास्तु के हिसाब से तो उसमें काफ़ी चैन और सुकून से रह सकता है और काफ़ी मुसीबतों से बच सकता है। मतलब